सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की वर्कशीट आपकी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी है 79 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 9th की वर्कशीट है। तो आज इस वर्कशीट में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणियों के बारे में। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, तो इसी का अध्ययन हम इसमें करेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 2/2/2021। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से वीडियो को अंत तक देखकर इसे समझने का प्रयास करें, और आपको जो कोई परेशानी हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं हम पहले से। देखो, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपके अति लघुत्तर वाले प्रश्न है। उनका उत्तर आपको एक शब्द या पद या अधिकतम 30 शब्दों में आप दे सकते हैं। ओके बेटा, तो आपको इन चीज़ों को समझना है। ऐसे आपका 20 नंबर का जो पेपर आता है और जो टेस्ट होंगे तो उनमें भी ऐसे आपको 20 नंबर का ये पेपर आता है, तो उसी हिसाब से इसमें प्रश्न बनाए हुए हैं इस वर्कशीट में, तो उसी को हमें अच्छे से समझना है। ओके बेटा, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि देशज और विदेशज वनस्पति में क्या अंतर है। कि जो हमारी देशज वनस्पति है और विदेशज जो वनस्पति है तो उसमें क्या अंतर है। ओके बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हम अभी आगे करेंगे। दूसरे में पूछ रहा है कि सुंदरी वृक्ष का संबंध किस वनस्पति से है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, ये वर्कशीट में जो भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हमें अच्छे से समझना है। देखो, पहले 1 से लेकर 5 तक के हमारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें हम भागों में बांट दें। आपका ये पैसेज को हम 5 नंबर के भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 5 नंबर का। भाई जैसे 1, और हम इसको बांट देंगे 1-1-2-2, ऐसे हमारे इसको हम बांट सकते हैं। भाई 1-1 और ये 3, हम ऐसे 4 क्वेश्चन है तो हमें 1-1 नंबर के हम इस तरह से मान के चलेंगे। ओके, तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहले क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, और जो क्वेश्चन हमारा सबसे अच्छा है, जो हमें सबसे अच्छे से आता है, तो उसको ही हमें सबसे पहले पेपर में करना है। तो चलिए करते हैं इसके आंसर सहित हम। ओके, पहला क्वेश्चन था बेटा, देशज और विदेशी वनस्पति में क्या अंतर है। तो भारतीय मूल की वनस्पति को क्या कहा जाता है बेटा? देशज वनस्पति कहा जाता है, और विदेशी मूल की वनस्पति को विदेशी वनस्पति कहा जाता है। तो इस तरह हम इसका आंसर लिखेंगे। अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि सुंदरी वृक्ष का संबंध किस प्रकार से। तो हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, तो हमारा गे, तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव वनस्पति। अब देखते हैं बेटा हम तीसरा क्वेश्चन। ओके, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि मरुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है। तो मरुस्थलीय वनस्पति में मुख्य तौर पर कटेली पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनकी जड़ें लंबी, पत्ते कैसे होते हैं बेटा? छोटे होते हैं। पत्ते कैसे होते हैं बेटा? इनके छोटे होते हैं। ओके, ये क्लियर है आपको? तो आपको ऐसे ही इनका आंसर देना है पेपर में भी। अब देखते हैं हम बेटा चौथा क्वेश्चन है हमारा कि नंदा देवी जीव मंडल निचय कौन से राज्य में है। कि ये जीव मंडल हमें बताना है कि भाई अभ्यारण्य कौन से राज्य में है। वो उत्तराखंड राज्य में। किस में बेटा? उत्तराखंड में राज्य में। हमें एक शब्द में डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं बेटा हम पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो वो हमारा राज्य बेटा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य बेटा? हमारा मध्य प्रदेश। क्लियर बेटा। अब हमारा छठवां क्वेश्चन है बेटा, छठवां क्वेश्चन हमें पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके आंसर आप मिलान करेंगे। ओके, पहले पैसेज को अच्छे से रीड करना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसरों को आपको करना है कि भारत के जीवों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो कितनी है? 90,000 प्रजातियां हमारी पाई जाती हैं। फिर हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन था कि भारत में विश्व में पाए जाने वाले पक्षियों की लगभग कितने प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं। तो लगभग 13% है। आप पैसेज के अनुसार इसका आंसर लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें ही कि भारतीय जीव प्रजातियों के मामलों में बहुत समृद्ध है। तो इसका कथन के पक्ष में आपको आंसर लिखना है। तो इसके पक्ष में हम आंसर लिखेंगे कि भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, और पक्षियों की भाई 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं, और जबकि मछलियों की 2,500 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत जीव प्रजातियों के मामलों में क्या है बेटा? बहुत समृद्ध है। यहाँ पे अनेक प्रकार की प्रजातियाँ हर जीव जंतुओं की पाई जाती हैं। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियां मिलती हैं, इसके क्या लाभ है। तो इसके लाभ होंगे बेटा हमारे
कि भारत में मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, तो इसके लाभ ये हैं कि जैव विविधता में बढ़ोतरी मिलती है। तटीय इलाकों में यह भोजन महत्वपूर्ण भाग है। विभिन्न प्रकार की मछलियों का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, कि जो मछलियों को जो तेल होता है उनसे कई प्रकार की औषधियाँ बनती है। मछलियों के चूर्ण से भी औषधियाँ बनती है। और कई लोगों का जो तटीय वाले इलाके तो उनका प्रसिद्ध भोजन मछली और चावल ही है। ओके बेटा, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7वां क्वेश्चन है हमारा कि सदाबहार वन व पर्णपाती वनों में कोई 3 अंतर बताओ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि पहला लिखेंगे पॉइंट हम, सदाबहार वन सदा हरे भरे रहते हैं और जबकि पर्णपाती वन शुष्क मौसम में एक साथ पत्तियां गिराते हैं। तो पहला डिफरेंस हमारा ये हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस हमारा होगा बेटा कि सदाबहार वनों की पेड़ों की ऊंचाई कितनी होती है, लास्ट 60 मीटर से अधिक होती है और जबकि पर्णपाती वनों की लगभग पेड़ों की ऊंचाई 45 मीटर होती है। तो ये इसका दूसरा अंतर हो जाएगा। तीसरा अंतर है हमारा, सदाबहार वन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है बेटा, 200 सेंटीमीटर, मतलब वर्ष में कम से कम इतनी सेंटीमीटर बरसात उस इलाके में होती है। और जबकि पर्णपाती इलाकों में औसत वार्षिक 200 सेंटीमीटर से क्या होती है बेटा, कम होती है। तो ये हमारे इसके 3 अंतर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इसको करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आपका जो आता है ना, ये 3 नंबर का आता है आपके पेपर में, ठीक है। तो इसको आंसर आप सही अच्छे से याद करेंगे। ओके, अब हमारा अगला 8वां क्वेश्चन है बेटा। अगला 8वां क्वेश्चन है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भाई ऐसे कौन कौन से तत्व है जिनका भाई जीवों का, पदार्थों का उनके प्रभाव पड़ता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। तो देखो बेटा, तापमान सबसे पहला प्रमुख कारण कौन सा है, तापमान, कि कहीं पे तापमान कम होता है तो वहाँ पे अधिक जीव जंतु पादप विकसित होते हैं। जैसे जहाँ पे अधिक बरसात होती है तो वहाँ पे पेड़ और जीव जंतु भी ज़्यादा रहेंगे। मिट्टी वहाँ की अगर हमारी सही है, उपजाऊ है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का भी ज़्यादा विकास होगा। स्थल की आकृति कैसे, जैसे कहीं पे तो ऊबड़ खाबड़ मैदान है, कहीं पर रेतीले टीले हैं, तो वहाँ पे स्थलाकृति अगर सही नहीं है तो वहाँ पे जीव जंतुओं की कम होगी। और जहाँ पे धरातल समान है, स्थलाकृति बिल्कुल समान है, तो वहाँ पर उतने ही ज़्यादा पादप और जीव जंतुओं का विकास होगा। ऊंचाई कि कैसे कैसे इलाके, कैसे कैसे ऊंचाई, अब पहाड़ों पर कौन सा जीव जंतु पाए जाएंगे, तो ऊंचाई का भी फर्क रहेगा उनका। तो ये सारी चीज़ें, ये 5 महत्वपूर्ण कारक हैं, तत्व हैं, कारक मान लो या तत्व मान लो, तो इनका बहुत प्रभाव पादपों और जीव जंतुओं के वितरण पर पड़ता है। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा 9th, कि आपको स्वयं को सोच कर लिखना है कि वनों के कोई आप 5 अप्रत्यक्ष लाभ का बेटा, अप्रत्यक्ष का मतलब है कि हमें इनका पता नहीं चलता लेकिन फिर भी इनसे हमें लाभ मिलता है, कि हमें इनकी इतनी जानकारी नहीं होती लेकिन फिर भी हमारे क्या ये लाभ काम आते हैं। कि देखो पहला क्या है, मृदा अपर्दन पर रोक। पेड़ों की जड़ें मृदा को पकड़े रखती हैं, जहाँ मृदा पर नियंत्रण रखती हैं। अभी आपने देखा नहीं हुआ, आप सोचते भी नहीं होंगे पेड़ हमारी क्या सहायता करते हैं। तो आपको पहला कारण यह है कि पेड़ों की जड़ें मृदा को पकड़े रखती हैं। दूसरा है बाढ़ों की रोकथाम। पेड़ों की जड़ें न केवल पानी को रोकती है बल्कि मिट्टी की पकड़ भी बनाए रखती है, जिससे बाढ़ को रोकने में मदद मिलती है। तो ये हमारा दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ हो गया। तीसरा है मरुस्थलों के प्रसार पर रोक। वन रेतीली मिट्टी को आगे नहीं बढ़ने देते और मरुस्थल को रोके रखते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, ठीक है, सॉरी। रोके प्रशांत को, मतलब उसको रोके रखती है, इधर से उधर उड़ने नहीं देती। अगला हमारे चौथा है कि जलवायु का प्रभाव। जलवायु पर प्रभाव इनका पड़ता है। वन प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखते हैं और वर्षा लाने में भी क्या होते हैं, पेड़ पौधे बहुत सहायक होते हैं। 5वां हमारा पॉइंट है कि मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी। तो पत्तियों इत्यादि से मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ बनी रहती है। मतलब ये पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, ये क्या करती हैं, भूमि को निरंतर खाद के रूप में काम आती रहती हैं। तो ये सब 5 अप्रत्यक्ष लाभ हैं। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कि भारत में वनस्पति की विशेषता एवं क्षेत्र आपको लिखना है, कि भारत में वनस्पति और क्षेत्र की क्या क्या विशेषता है। तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर जाने पर अलग अलग जलवायु वन मिलते हैं, जो कि इस प्रकार 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार और पतझड़ वाले वन मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। और दूसरा कि 1500 मीटर से 2500 की मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इनके मुख्य ये शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन कौन कौन से, देवदार है, ओक है, बर्च है, मैपल है, ये सब नामक वृक्ष पाए जाते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट,
कि 2500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वन पाए जाते हैं। बेटा कैसे पाए जाते हैं? कोणधारी वन जिनकी आकृति ऐसी होती है। यहाँ पे बना रखा है ना, तो इसकी आकृति ऐसी होती है। इसमें चीड़ है, स्प्रूस है, फर है, सनोवर है, ब्लू पाइन है। ये पेड़ ज़्यादातर जम्मू कश्मीर जो पहाड़ी वाले के उस बर्फी वाले इलाके होते हैं ना, बर्फीले, उनमें पाए जाते हैं। और 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक टुंडा वनस्पति बर्फीले क्षेत्र में उगने वाली घासें हैं, जिनमें कई घासें, काई है, घास और लाइकेन आदि शामिल है। फिर हमारे इसकी पांचवी विशेषता है 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इसके ऊपर जाने पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ 4800 मीटर के ऊपर संपूर्ण क्षेत्र क्या होता है बेटा? बर्फीला होता है। ओके बेटा, तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इसे नोटबुक में नोट करेंगे और इनको याद भी करेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।